नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं मुकेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एसएससी जीडी का आगाज हो चुका है। शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, और लाखों के बीच में फौजी पहचाने जाते हैं, फौजी पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों, फौजियों की तो बात ही कुछ अलग है। चलते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। तो सब फौजी बनने के लिए तैयार है। अरे फौजी बनोगे, फौजी बनोगे? तो चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। अपन पहला सवाल जो है वो हमारा आ चुका है। पहला सवाल देखिए मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। बताओ। उन्नति, 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 ए बी सी डी, कौन सा वाला सही है रे? डी वाला आंसर, मतलब उन्नति वाला सही है। देखो, उत प्लस नति, उत प्लस नति बराबर उन्नति होता है। तय पहला वर्ण है, पहले वर्ण के बाद में अगर पांचवा वर्ण हो तो पहला भी पांचवें में बदल जाएगा, मतलब इस तय का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। इस प्रकार से शब्द क्या बन गया? उन्नति, और उन्नति हो गई है। चलो अगला सवाल क्या हो गया है? अगला सवाल जो है मेरे दोस्तों, किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें विलोम शब्द नहीं है? स्वजन, दुर्जन, सृजन, संहार, संक्षेप, विस्तार, चीत्कार, शीतकार। बताओ दोस्तों, कौन सा वाला सही है? ए वाला सही है, क्योंकि स्वजन नहीं होता। शब्द क्या होता है मेरे दोस्तों? अरे क्या होता है रे? सज्जन होता है। सज्जन का दुर्जन होता है। सृजन का मतलब निर्माण, संहार का मतलब नष्ट कर देना, संक्षेप का मतलब छोटा, विस्तार का मतलब बड़ा, और चीत्कार करना मतलब चिल्लाना, और शीतकार मतलब बिल्कुल भी सिसक नहीं करना। तो ऐसी स्थिति है। तो सज्जन, ए आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द है जो तत्सम चल रहा है? तो देखो, कौन सा वाला शब्द हो जाएगा? ए भाप, बी शक्कर, सी लक्ष्य, और डी सिंह। बेटा कौन सा वाला होने वाला है? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्य। क्योंकि लक्ष्य जो है वो क्या है? लक्ष्य जो है तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? लाख हो जाएगा। लाख क्या हो जाएगा? लाख तद्भव हो जाएगा। बाकी सारे शब्द जो है ऑलरेडी तत्सम है, ऑलरेडी तद्भव है। भाप जो उसको वाष्प कहेंगे तत्सम के रूप में, शक्कर को शर्करा कहेंगे, शर्करा, और सिंह को सिंह कहेंगे। इस प्रकार से जो है सिंह को श्रृंग कहेंगे। भाई क्या कहेंगे? श्रृंग कहेंगे, श्रृंग। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, श्रृंग कहेंगे। सिंह जो है वो शेर को कहते हैं। सिंह किसके कहते हैं? शेर को कहते हैं। तो हमने क्या देखा? उत्तर हो जाएगा आपके लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब हो जाएगा लाख। चलो अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों, क्या बताया गया है। ये देखिए अगला सवाल क्या है भाई। अगला सवाल है अपना, घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताना है आपको। घन का मतलब क्या होता है भाई? तो देखो, घन का मतलब क्या हो जाएगा? घन का मतलब बादल होता है। घन का मतलब हथौड़ा भी होता है, बादल और हथौड़ा। ठीक है। घन श्याम, घन के जैसे श्याम मतलब बादलों के जैसे श्याम है जो, वे घनश्याम है। और घन लेके आओ भाई, किसी चीज को तोड़फोड़ करने वाला हथौड़ा लेकर के आओ। ए आंसर बिल्कुल सही है। घन का मतलब क्या हो जाएगा? बादल और हथौड़ा। अगला सवाल देखो, किस विकल्प में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? विराम चिन्ह का सही प्रयोग, विराम चिन्ह मतलब जो चिन्ह वगैरह होते हैं, विराम चिन्ह जैसे ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रकार से बहुत सारे चिन्ह हुआ करते हैं कि इसका प्रयोग सही नहीं हुआ है। ये देखो, ये इखरा चिन्ह है, ये अवतरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, ये योजक चिन्ह होता है, ये लाघव चिन्ह होता है, किसी चीज को छोटा करने के लिए काम में आता है। हिंदी में से बहुत सारे शब्द काम में आते हैं, बहुत सारे चिन्ह काम में आते हैं। विराम चिन्ह जिसे कहते हैं, विराम का मतलब ठहरना, ठहरने के लिए या कुछ स्पेशल बताने के लिए जो चिन्ह काम में ले जाते हैं। जब मेरा मित्र आया, ये देखो ये भी विराम चिन्ह है। मैं सो रहा था, देखो ये भी विराम चिन्ह है। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, क्या कोई तारे गिन सकता है? और मद्यपान, इसे मद्यपान पढ़ना, मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है। बताओ बेटा जी, कौन सा वाला सही लग रहा है तुम्हें?
बी वाला सही क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क आया, जबकि कह रहा है अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, यहाँ निवेदन किया पूर्ण विराम आना चाहिए, पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, यहाँ कहीं पर भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया है, इसका मतलब बी आंसर एकदम सही हो गया है। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया मेरे दोस्तों। अगला सवाल जो है वो बताया गया हथेली का आंवला, हथेली का आंवला बताया गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? जादू का खेल, निसंदेह बात, यथार्थ बात। बताओ कौन सा वाला सही होने वाला है दोस्तों? कौन सा लग रहा है? सी आंसर, बिल्कुल निसंदेह। हथेली का आंवला, आंवला हथेली पर रखा है, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, तो निसंदेह हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं के लिए होता है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया आपके सी। अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों क्या आया है। अगला जो सवाल है वो है बर्बर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है? तो देखो सभ्य, बुरा, दुष्ट, अत्याचारी क्या होगा बेटा जी? बर्बर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है? सभ्य, बिल्कुल ए आंसर एकदम सही है। बुरा, दुष्ट और अत्याचारी तो तीनों एक ही प्रवृत्ति के हो गए, अलग यही है, तो ए आंसर बिल्कुल सही है। बर्बर जो क्रूर है, दुष्ट है, अत्याचारी, उसी को बर्बर कहा जाता है, सभ्य को नहीं कहा जाता मेरे दोस्तों, यही इसका विलोम शब्द है। अगला सवाल देखो, किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है ना, किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, तुम और क्या। कौन, कैसे, तुम और क्या, किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो बताओ कौन सा वाला है जिसमें, कौन सा है बेटा? सी वाला सही है, बिल्कुल तुम वाला उत्तर आ जाएगा, क्योंकि तुम जो है वो मध्यम पुरुष में आता है। कौन से पुरुष में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष मतलब जो सामने वाला है उसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, तो मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग होता है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल, अगला सवाल जो है किस विकल्प में सभी पर्यायवाची सही है? कौन सा विकल्प है जिसमें सभी पर्यायवाची सही है? सभी पर्यायवाची सही किसमें है? धेनु, घर, महिषी, मंदिर, बारी, घर, रुधिर, रक्त, लहू, हानि, घाटा, लाभ। तो किस विकल्प में सभी पर्यायवाची कौन सा लग रहा है बेटा जी? सी वाला सही लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं खून, खून को जो है हम रुधिर भी कहते हैं, खून को हम रक्त भी कहते हैं, लहू भी कहते हैं, तीनों इसमें सही है। अब देखो यहाँ धेनु दिया है लेकिन यहाँ साथ में घर दे दिया, तो ये वैसे गलत, महिषी वैसे बेस होती है, यहाँ तो तीनों ही अलग है। अगर ये होता ना भाई तीनों ही अलग है, तीनों ही अलग है, तो फिर ए आंसर हो जाता। कहता ना किसमें तीनों ही पर्यायवाची नहीं है, अलग कौन सा है, तो फिर ए आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ खून का पर्यायवाची रुधिर, रक्त, लहू चल रहा है, तीनों का सेम चल रहा है, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो घाटा और हानि तो एक ही बात है, लेकिन लाभ अलग दे दिया, इसलिए ये भी उत्तर नहीं है, उत्तर केवल और केवल सी है। अगला सवाल क्या है भाई? चक्र है जिसके पानी में, चक्र है जिसके पानी। अब देखो पानी का मतलब होता है मेरे दोस्तों हाथ। देखो चक्र, पानी ग्रहण संस्कार मतलब हाथ को पकड़ने का संस्कार, शादी में हाथ को पकड़ने का संस्कार होता है, तो पानी, इस पानी का मतलब होता है हाथ, हाथ को पकड़ने का संस्कार। एक होता है पानी, आज ब्लू है पानी, पानी, ये पानी जल होता है मेरे दोस्तों, लेकिन यहाँ पानी है। और चक्र है जिसके पानी में, जिसके हाथ में चक्र है वो कौन हो गए? वो हो गए वैसा भगवान विष्णु हो गए, या कहें भगवान कृष्ण हो गए। पूछा है कि कौन सा समास है? जब अन्य अर्थ निकलता है वहां समास कौन सा होता है भाई? वहां समास बहुव्रीहि होता है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या उत्तर आने वाला है। अगला जो सवाल है किस क्रम में बताया है, किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? कौन सा क्रम है जिसमें तत्सम रूप? बोले तो संस्कृत का रूप नहीं है, संस्कृत का रूप नहीं है, मरकटी, चमश्रु, रीछ और लवंग। तो देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर कहीं पर संयुक्त वर्ण चल रहा है, कहीं पर संयुक्त वर्ण चल रहा है, कहीं पर अनुस्वार चल रहा है, इसका मतलब वो तत्सम है। तो ऐसे देखने से पता लग जाता है, अगर संयुक्त वर्ण चल रहा है, संयुक्त वर्ण चल रहा है या अनुस्वार वाला वर्ण चल रहा है, जो भी संयुक्त ही होगा एक प्रकार से, तो वो तत्सम होंगे। तो बचा क्या? रीछ, उत्तर हो जाएगा इसका सी, रीछ। रीछ को रिक्ष, रिक्ष भी कहते हैं, इसलिए रिक्ष तत्सम शब्द है और रीछ तद्भव शब्द है। अगला सवाल क्या है? छछूंदर के सिर चमेली का तेल, छछूंदर के सिर पे न भाए चमेली। तो देखो छछूंदर के सिर पर तेल भाई साहब चमेली का, लगाने वाला छछूंदर है और तेल चमेली का है, कौन सा हो जाएगा भाई? अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग,
सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा देना, किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा लग रहा है मेरे लाडलों आपको सर्वाधिक? सर्वाधिक ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अयोग्य व्यक्ति है छछूंदर, मतलब नॉर्मल सा व्यक्ति है, और भाई साहब तेल मिला चमेली का मतलब स्तरीय वस्तु, गजब की चीज है कि नहीं है? हाँ, तो यहाँ छछूंदर केसर चमेली का तेल का मतलब हो गया अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना। ठीक है, अगला देखो सवाल क्या बताया है, किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है? कौन सा विकल्प है जिसका वाक्य शुद्ध है? कौन से विकल्प का वाक्य शुद्ध है? वह प्रातःकाल घूमने जाता है, वहां फलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, और अक्षय की पत्नी विद्वान है, शत्रु मैदान में दौड़ रहा है। तो यहाँ सर्वाधिक शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वह प्रातः काल घूमने जाता है, एकदम सही है। वहां फलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, देखो यहाँ गड़बड़ चल रही है। और पत्नी जो है वैसा विदुषी होती है, विद्वान नहीं होती है, पत्नी हमेशा विदुषी होती है, स्त्रीलिंग के लिए विदुषी का प्रयोग होता है। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, शत्रु मैदान से भाग गया, दौड़ खड़ा हुआ नहीं हुआ, दौड़ के खड़ा थोड़ी होगा, मैदान छोड़ के चला ही जाता है। मैदान से दौड़ गया, दौड़ के खड़ा नहीं हुआ है, दौड़ ही गया, खड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, तो उत्तर हो गया आपका ए, बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल क्या बताया गया है? अगला सवाल देखो, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, सार्वनामिक मतलब सर्वनाम ही होगा। तो देखो सर्वनाम किस किस में आया है? अनिश्चयवाचक वाला। अनिश्चयवाचक वाले क्या क्या होते हैं भाई? कोई और कुछ वाले होते हैं। अब देखते जाओ कहाँ कहाँ या इससे संबंधित ही होते हैं, कहाँ कहाँ आ रहा है। मुझे कोई पुस्तक दीजिए, कोई पुस्तक, पुस्तक संज्ञा, संज्ञा के पहले सर्वनाम चल रहा है। किसी ने, देखो यहाँ पर भी सर्वनाम आया है। वह बहुत समझदार है, यहाँ कोई सर्वनाम नहीं आया है। दाल में कुछ काला है, तो देखो काले से पहले कुछ आया, कोई, कुछ, कोई और किसी, जो है जगह जगह कोई कुछ वगैरह इससे संबंधित आ रहा है। तो बताओ किस में नहीं आया भाई? उत्तर क्या हो जाएगा? तो वह बहुत समझदार है, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों, क्या सवाल दिया गया है? सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताना है आपको। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसके साथ कर्म हो। अगर सकर्मक क्रिया होगी तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान क्या रखना है आपको? हमेशा ध्यान ये रखना है कि वहां पर आपके जो है कर्ता भी होगा, कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी होगी। ठीक है, कर्म जो है प्राणी भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकती है, प्राणी भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया, ऐसे। तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। कर्ता, कर्म और क्रिया, प्राणी और वस्तु दोनों में से कोई भी हो सकता है। सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताना। पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। क्या लगाने से? वस्तु हो तो क्या लगाने से उत्तर आता है, और प्राणी हो तो किसे लगाने से उत्तर आता है। अगर ये उत्तर आ रहा है इसका मतलब वो सकर्मक क्रिया है। तो पानी में क्या ऐंठती है? रस्सी। कहा है सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताना है। बालक शाम को खेलते हैं, ये लो शाम को खेलते हैं यहाँ, लेकिन शाम कोई प्राणी नहीं है भाई। नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, नौकर क्या ऐंठ रहा है, क्या लगाने से उत्तर आ रहा है? रस्सी ऐंठ रहा है। बच्चा पार्क में दौड़ रहा है, तो यहाँ देखो कारक चिन्ह तो दिया ही है ना, इवनिंग में, शाम को, लेकिन यहाँ पार्क में पे पर आ गया, मतलब अधिकरण कारक हो गया। कौन सा हो गया? अधिकरण कारक हो गया। ये क्रिया हो गई, बच्चा हो गया, अधिकरण कारक हो गया। क्या नहीं है इस वाक्य में? कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है, इसका मतलब कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है? डी। सकर्मक क्रिया के लिए सही सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। लेकिन ये पूछ रहा सही क्रमांक किसमें? पानी में रस्सी ऐंठती है, पानी में रस्सी ऐंठती है और नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। तो सही, सॉरी भाई, सही क्रमांक क्या होने वाला है? इसने पूछा इसमें सही क्रमांक कौन सा, मतलब कर्म तो है, किसी किसी में नहीं है, बाकी में कर्म है, लेकिन सही क्रमांक किस में है ये इसमें पूछा गया है। तो देखो मेरे दोस्तों, सही क्रमांक की बात करी है, मतलब सबसे पहले कर्ता होना चाहिए। देखो ये नौकर कर्ता हो गया, सॉरी ये नौकर क्या हो गया है? नौकर हो गया आपके कर्ता। सबसे पहले कर्ता होना चाहिए, नौकर कर्ता हो गया। ठीक है, क्या ऐंठता है? कर्म, ये कर्म हो गया है। ठीक है, और ऐंठ रहा है क्या हो गई? ये क्रिया हो गई है। तो कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है। इसका मतलब उत्तर क्या होने वाला है? उत्तर सी है भाई। ये कह रहा है सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक, सवाल तो सा ध्यान से नहीं पढ़ा था पहले। सही क्रमांक क्या है? तो सही क्रमांक क्या होगा? पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। तो इसका मतलब उत्तर हो गया आपके सी। सी आंसर बिल्कुल सही है। नौकर क्या ऐंठ रहा है? नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। कर्ता भी है, कर्म भी और क्रिया भी है। बाकी सब में कर्ता, कर्म, क्रिया वाली स्थिति नहीं है। देखो पहले अधिकरण आ गया,
फिर उसके बाद में क्या तो लगा है, लेकिन ये कर्ता हो गई, स्वयं ही कर्ता बन गई यहाँ पे रस्सी। क्यों? क्योंकि ऐठना क्रिया है। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना बहुत जरूरी है। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना बेहद जरूरी है। ठीक है, कई बार कर्ता क्या होता है, कर्म के रूप में आता है, लेकिन वो कर्म नहीं होता, वो कर्ता होता है। ठीक है, कर्म इस प्रकार से अलग से ही आएगा। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया गया। अगला सवाल जो है मेरे दोस्तों वो है, किस विकल्प में विलोम उचित नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें विलोम शब्द सही नहीं है? निंद्य, स्तुत्य, मतलब निंदा करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना। पतिव्रता के उल्टा। परितोष, संतोष। नत, उन्नत। तो देखो कौन सा वाला सही लग रहा है आपको, कौन सा वाला जो गलत लग रहा है? तो उत्तर हो जाएगा सी, संतोष और परितोष। संतोष और परितोष एक ही बात है भाई। ठीक है, निंदे का स्तुत्य बिल्कुल सही है, निंदा करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना। पतिव्रता स्त्री है कि उल्टा स्त्री जगह जगह रोती फिरती है, तो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। नत का मतलब झुकना और उन्नत का मतलब ऊंचा उठना, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। इसका मतलब सी आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर परितोष और संतोष तो एक ही है। ठीक है, असंतुष्ट या असंतोष इसका विलोम शब्द होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगला देखो क्या बताया गया है। अगला है, किस विकल्प में अचिर और अजिर, अचिर और अजिर जो है उसका सही अर्थभेद किसमें चल रहा है? तो अचिर, देखो मैंने बताया था कल, चिर काल से मतलब लंबे समय से, तो अचिर जो लंबा टाइम नहीं है, मतलब कम समय ही हुआ है। तो पता लगा ना, अजिर का मतलब क्या होता है? आंगन होता है। तो अजिर, द्रवहुसु दशरथ अजिर बिहारी। तो अजिर बिहारी, बिहारी कहाँ है? अजिर में, बोले तो आंगन में है। तो देखो यहाँ अजिर से पता लग जाएगा कि आंगन चल रहा, बाकी कहीं पर भी आंगन नहीं आया। इसका मतलब उत्तर अपना सी है। बाकी अचिर का मतलब नवीन हो गया, जो चिर है वो पुराना है, जो अचिर है वो नया है। तो नवीन और आंगन मतलब सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो क्या बताया गया है। अगला जो सवाल है वो क्या है, वो देखो मेरे दोस्तों, एक नागिन अरु पंख लगाई। एक तो नागिन है, ऊपर से वैसा पंख फिर लगे हुए। एक तो क्या है, नागिन है और ऊपर से क्या लगे हैं? ऊपर से पंख लगे हैं, है ना। एक तो नागिन है और ऊपर से पंख लगे हैं। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? नागिन के पंख लग जाना। ठीक है, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, अत्यधिक जहर चढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो नागिन के पंख लग जाना, एक दोस्त के साथ दूसरा का और जुड़ जाना, अत्यधिक जहर चढ़ना, इनमें से कौन सा सही लग रहा है मेरे बच्चों? है कौन सा सही लग रहा है? बी, बिल्कुल। एक दोस्त के साथ में दूसरे, एक तो नागिन है मतलब एक दोस्त तो पहले से ही और पंख लगाई, अब नागिन के पंख लग जाएगी, उड़ उड़ के खाएगी और ज्यादा मामला गड़बड़ कर देगी। मतलब एक तो दोषी पहले से ही है, फिर दूसरा और साथ में जुड़ गया, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। व्यंजन संधि का सही उदाहरण क्या है बताना है। तो सु प्लस उक्ते, अरे ऊ और ऊ होके ओ बड़ा ऊ हो गया है, तो ये तो आपके भाई साहब स्वर संधि का मेल हो गया है। हित इच्छा तय में अ मौजूद है, इधर ई है, अ और ई मिलके ए होता है, ये भी भाई साहब स्वर संधि हो गई है। ठीक है, शुभ और इच्छा, इधर भी अ है, इधर ई स्वर है। देखो स्वरो, स्वर का मेल स्वर से, स्वर का मेल स्वर से, स्वर का मेल स्वर से ही हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अगर बड्डा बड्डा लग रहा है, इसका मतलब मान लीजिए कि दीर्घ स्वर संधि चल रही है। और अगर एक एक मात्रा चल रही है, इसका मतलब संधि जो है वो गुण स्वर संधि चल रही है। ठीक है, लेकिन सम प्लस गठन, मैं का क्या हो गया? मैं का अनुस्वार हो गया। देखो मैं का अनुस्वार हो गया, तो शब्द क्या बन जाएगा? संगठन। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? मैं व्यंजन था और व्यंजन का अनुस्वार हो गया है। उत्तर हो जाएगा डी, ये है व्यंजन संधि। जब व्यंजन आए और उसका परिवर्तन होता है, व्यंजन बदलता है, तो व्यंजन संधि होती है। दोनों ओर स्वर हो तो स्वर संधि होती है। तो व्यंजन का उदाहरण डी बिल्कुल सही है। आज का लास्ट सवाल आपके सामने है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। आपको नए नए सवाल यहाँ मिलते रहेंगे, इसके लिए आप डेली जो है वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए। तो चलते हैं आगे की ओर। आज का अंतिम सवाल आप अपने सामने उपस्थित हो चुका है। किस शब्द युग में, ठीक है, किस शब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं है? देखो अवलंब और अविलंब, तो अवलंब को तो क्या कहेंगे? सहारा, और अविलंब को बिना रुके, ऐसा कहा है। आसन और आसन, आसन का मतलब निकट है और आसन का मतलब बैठने का स्थान है, स्थल है। ठीक है, ऐसे अतल और अतुल, अतल का मतलब हो गया गहरा, और अतुल जो बहुत बड़ा है, बहुत काफी है वह। अब बचा है अली और अली, तो अली और अली देखो ये सभी सही है। अवलंब का मतलब सहारा, अविलंब का मतलब बिना रुके होता है। आसन का मतलब निकट होता है भाई, आसन ठीक है मतलब निकट होता है, और आसन का मतलब बैठने का स्थान होता है।
अतल गहरा होता है, अतुल बड़ा या काफी होता है, ये भी सही है। लेकिन अली और अली यहाँ मामला गड़बड़ चल रहा है। तो देखो अली जो है ना, ये वाला अली भंवरे के लिए होता है और ये वाला अली सखी के लिए होता है। यहाँ उल्टा क्रम दे रखा है। इस अली को ये अली बना दिया और उसको वो बना दिया, गलत है। इस अली का मतलब तो क्या होगा, भंवरा, और ये इस अली का मतलब हो जाएगा सखी। तो यहाँ सी आंसर बिल्कुल सही है। इस अली का मतलब क्या होगा, एक तो ये अली है और एक ये है अली। कई जगह अली मिलता है, कई जगह आली भी मिलता है, एक ही बात है, अली एंड आली, ठीक है। तो अली, अली का मतलब हो गया आपके भंवरा और इस अली का मतलब हो गया आपके सखी। और एक होता है अलीक, इस अलीक का मतलब होता है झूठा, झूठा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका भी अलग अलग अर्थ चल रहा है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। कैसा लगा मेरे दोस्तों वीडियो सुनने के बाद में, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चालू हैं। यदि कोई ऑफलाइन भी पढ़ना चाहे तो कुचामन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे।